बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक, दिस इज़ मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम ईसीजी को डिस्कस कर रहे थे कि ईसीजी क्या है, इसका पर्पस क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है और ईसीजी का यूं जब ग्राफ बनता है तो ये वेव कैसे बनती हैं और ये वेव हमें क्या बताती हैं कि ये क्या चीज़ है। हम इसकी डिटेल डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले ईसीजी पे जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने जनरली ईसीजी का प्रिंसिपल बताया था कि ईसीजी का जो प्रिंसिपल है वो गिलवानोमीटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। गिलवानोमीटर क्या है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे जो ईसीजी में यूज़ होते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या डीपोलराइज क्या है, रीपोलराइज क्या है और पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्या होती है और नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्या होती है। और फिर इन लेक्चर्स ईसीजी से रिलेटेड जो लेक्चर्स थे उनमें लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने वेक्टर्स की बात की थी। हमने ये कहा था कि जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कौन सा वेक्टर बनता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल का पहले कौन सा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और कौन सा वेक्टर बनता है, और फिर जब रिलैक्स होता है वेंट्रिकल तो कौन सा वेक्टर बनता है, वो डिटेल से हमने डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि ये ग्राफ जो बनता है, ये जो वेव्स ग्राफ के ऊपर बनती हैं, ये वेव्स हमें क्या शो करती हैं और इस ग्राफ पे बड़े बॉक्सेस का साइज कितना होता है और उनमें जो छोटे बॉक्सेस हैं उन छोटे बॉक्सेस कितने होते हैं और उनका साइज क्या है, और एक वेव ये कितने बॉक्सेस में होती हैं और ये स्ट्रेट लाइन और ये QRS और T वेव्स ये कितने बॉक्सेस को कवर किए हुए होती हैं। और जब डॉक्टर ये देखता है ये ग्राफ को, वो देखते ही ये बताता है कि ECG में प्रॉब्लम है या ECG ठीक है। उसको कैसे पता चलता है, आज इंशाल्लाह हम इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब हार्ट अगर रेस्ट की कंडीशन में हो, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसके अंदर ना हो रही हो, तो क्या ईसीजी में यूं टेढ़ी लाइनें होंगी या नहीं? तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर लाइनें टेढ़ी नहीं होंगी बल्कि ऐसी सीधी लाइन होगी जिसको हम आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं, यानी हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। जब हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही तो क्या हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है? तो डेफिनेटली नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है जब हार्ट ब्लड पंप नहीं कर रहा तो डेथ हो चुकी है, क्योंकि हार्ट ने अपना काम छोड़ दिया है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की वेव कैसे बनती है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। जनरली इसको रिकैप करते हैं ताकि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बन जाए और हम इस ग्राफ को समझने में हमें कोई परेशानी ना हो। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आर्ट्रियम में एक नोड होता है जिसको एसए नोड कहते हैं, साइनो आर्ट्रियल नोड कहते हैं, जिसका काम करंट प्रोड्यूस करना है। जब ये करंट प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पे इन सेल्स को डीपोलराइज करता है और पूरे का पूरा आर्ट्रियम जो है वो डीपोलराइज होता है और हमारे पास वेक्टर जो है वो ऐसा बनता है। तो जब आर्ट्रियम कंट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वेव बनती है वो वेव कैसे बनती है, ऐसे बनती है। फिर उसके बाद जब मैसेज एसए नोड से एवी नोड के पास आता है, फॉर एग्जांपल दूसरा इवेंट एवी नोड में होता है, तो एवी नोड के अंदर जो डीपोलराइजेशन का रेट है वो बहुत स्लो होता है। तो ईसीजी मशीन जो है वो इस चीज को पिकअप नहीं कर सकती, तो वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन शो करती है। तो ये स्ट्रेट लाइन किसके लिए है, एवी नोड के लिए, यानी एवी नोड में डिपोलराइजेशन हो रही है और ईसीजी ने पिक नहीं किया। अगर ईसीजी इस डिपोलराइजेशन को पिक करती तो वेव यहां पे भी शो होती, लेकिन ये पिक क्यों नहीं करती, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया है। फिर उसके बाद ये क्यू वेव क्यों बनती है, क्योंकि जब डीपोलराइजेशन इस रीजन में होता है, जब वेक्टर सेप्टल रीजन में बनता है तो इधर हमारे पास नेगेटिव डिफ्लेक्शन होती है और नेगेटिव डिफ्लेक्शन के रिजल्ट में क्यू वेव बनती है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डीपोलराइजेशन होती है जिसमें वेक्टर स्ट्रॉन्ग बनता है, फास्ट बनता है, वो मेजर लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर रीजन में बनता है
और क्यों बनता है ऑलरेडी आपको पता है। और उससे जो वेव बनती है वो आर वेव बनती है और फास्ट बनती है। फिर उसके बाद एस वेव कब बनती है? जब सेप्टल रीजन में डीपोलराइजेशन हो रही हो तो उस टाइम बनती है। इस पॉइंट को अगर इससे पीछे अगर आप गौर करें तो यहां से लेकर यहां तक डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन, लेकिन वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन हो रही है। तो इसको हम कह सकते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्यों आर एस को वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी कह सकते हैं, क्यू आर एस को वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन भी कह सकते हैं, क्यू आर एस को वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी कह सकते हैं, क्योंकि डीपोलराइजेशन कंट्रैक्शन काज करती है और कंट्रैक्शन को ही हम सिस्टोल कहते हैं। क्लियर है? तो वेंट्रिकुलर सिस्टोली कब बनती है? क्यू आर एस की वेव में बनती है। जबकि कंप्लीट डीपोलराइजेशन हो चुकी है तो क्या कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी या नहीं? तो जब भी डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है तो तब भी गैल्वानोमीटर पर कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो नहीं होगी। क्यों इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं शो होगी? क्योंकि वो कंप्लीट डीपोलराइज हो चुकी है। तो जब कंप्लीट डीपोलराइज होगी तो जो ईसीजी मशीन है इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होगी, तो ये इसको स्ट्रेट लाइन में शो करेगी। तो स्ट्रेट लाइन ये है, कंप्लीटली डीपोलराइज का मतलब है। जब कंप्लीटली डीपोलराइज हो चुकी है तो अब इसने रीपोलराइज होना है, और रीपोलराइज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, यानी इसमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होती है। नेगेटिव जब नेगेटिव की तरफ मूव करता है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होती है, तो इस वजह से ये जो टी वेव बनती है। तो टी वेव का क्या मतलब हुआ? रीपोलराइजेशन। यानी रीपोलराइजेशन का यह मतलब है कि वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहे हैं, दोबारा रिलैक्स हो रहे हैं। क्लियर है? सो पी वेव का मतलब क्या हुआ? आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इस सेगमेंट का क्या मतलब हुआ कि एवी नोड के अंदर डीपोलराइजेशन हो रही है, लेकिन ईसीजी मशीन इसको पिक नहीं करी, तब इसको आइसोइलेक्ट्रिक लाइन यानी सीधी लाइन में शो करती है। क्यू वेव का क्या मतलब है? सेप्टल रीजन में डीपोलराइजेशन हो रही है। आर का यह मतलब है कि मेजर लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर में डीपोलराइजेशन हो रही है। एस का क्या मतलब है? यह जो सेप्टल रीजन है, वेंट्रिकुलर का जो बेसल रीजन है, वहां पे डीपोलराइजेशन हो रही है। और इस सेगमेंट का क्या मतलब? ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस सेगमेंट का यह मतलब है कि गैल्वानोमीटर की नीडल आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे है, यानी कि न्यूट्रल है, कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कोई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि सब वेंट्रिकुलर डीपोलराइज हो गया। अब डीपोलराइज होने के बाद अब ये रीपोलराइज होगा, यानी दोबारा से डायस्टोल होगा, तो नेगेटिव से ये नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। इस वजह से हम इसको क्या शो करेंगे? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेंगे। तो आई होप को आपको इसकी समझ क्लियर आ चुकी होगी कि ये बनता कैसे है। इससे पहले जो हमने लेक्चर्स दिए उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम अपने ग्राफ की तरफ आते हैं। ईसीजी ग्राफ कैसे बनता है और ईसीजी ग्राफ में बॉक्सेस कितने होते हैं और जो ईसीजी का पेपर है वो किस स्पीड से मूव करता है। तो ईसीजी के अगर पेपर को देखा जाए तो हमें कुछ वर्टिकल लाइंस नजर आती हैं, ये वाली वर्टिकल लाइंस, और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आती हैं, जिनमें हमें ये जो बॉक्स हैं, हमें लार्ज बॉक्स या बिग बॉक्स नजर आते हैं, बिग स्क्वायर नजर आती हैं, और इन बिग स्क्वायर में हमें स्मॉल स्क्वायर नजर आते हैं। सो ईसीजी के अगर आप पेपर को देखें तो प्रैक्टिकल अगर पेपर को देखें तो आपको लार्ज स्क्वायर नजर आएंगे, बिग स्क्वायर नजर आएंगे, और इन बिग स्क्वायर में इस तरह के स्मॉल स्क्वायर भी आपको नजर आएंगे। अब एक बड़े स्क्वायर में अगर एक बिग स्क्वायर की बात की जाए, वन बिग स्क्वायर की बात की जाए, तो वन बिग स्क्वायर में जो स्मॉल स्क्वायर होते हैं वो 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। ये बात आपने माइंड में रखनी। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 स्मॉल
जो हैं वो स्मॉल स्क्वायर होते हैं 1 बिग स्क्वायर में। सो फॉर एग्जांपल ये गैल्वानोमीटर है, हमने सिंपल सी ईसीजी को मशीन को बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है और नेगेटिव नीचे नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई हैं। ये गैल्वानोमीटर की जो नीडल है इसके टिप पे हमने इंक लगाई हुई है। तो ईसीजी का ये जो पेपर है यूं मूव करेगा, इसकी डायरेक्शन यूं है, ये यूं मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। ये जो नीडल है ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कभी शो करेगी, कभी नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करेगी, कभी पॉजिटिव शो करेगी और हमारे पास इस तरह की लाइंस बन जाएंगी। ये अगर आप देख सकें तो नीडल ऐसे रखी हुई है गैल्वानोमीटर की। फॉर एग्जांपल ये गैल्वानोमीटर है, इसकी नीडल यूं है, अगर इसको पॉजिटिव और नेगेटिव तो ये जो पेपर है इसकी तरफ मूव करेगा। कभी ये नीडल ऊपर की तरफ जाएगी फिर नीचे आएगी, कभी ये स्ट्रेट लाइन शो करेगी फिर कभी ऊपर जाएगी, क्योंकि ये पेपर आगे की तरफ आ रहा है। हम इस तरफ आते हैं, अगर हम इसकी स्पीड देखें, इस पेपर की स्पीड के किस स्पीड से ये मूव करता है, इसकी जो डायरेक्शन है वो तो हमें क्लियर है कि इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो स्पीड ऑफ रोलिंग पेपर अगर देखें ईसीजी मशीन में कि जो रोलिंग पेपर है उसकी स्पीड कितनी है, तो 1 मिनट में या 60 सेकंड में 300 बिग स्क्वायर ये क्रॉस हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। ईसीजी के पेपर पे जो फॉर एग्जांपल ये एक लार्ज, ये दूसरा लार्ज, ये तीसरा लार्ज या बिग स्क्वायर हैं, ये 1 मिनट में 300 बिग स्क्वायर पास हो जाते हैं, ऐसे पेपर के ऊपर पास हो जाते हैं 1 मिनट में या 60 सेकंड में। तो अब क्वेश्चन मैं कर रहा हूं कि एक बिग स्क्वायर कितने सेकंड में या कितने टाइम में पास होगा। अगर 1 मिनट में 300 बिग स्क्वायर पास होते हैं तो एक बॉक्स जो बिग स्क्वायर है वो कितने टाइम में होगा। तो एक बिग स्क्वायर को हम 60 डिवाइडेड बाय 300 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.2 सेकंड में। तो इसका ये मतलब है कि एक जो बिग स्क्वायर है वो 0.2 सेकंड में पास होता है और 300 बिग स्क्वायर 1 मिनट में पास हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक। फिर इसके बाद हमें यह भी पता है कि एक बिग स्क्वायर में 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, तो एक स्मॉल स्क्वायर कितने टाइम में पास होगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली एक बिग स्क्वायर अगर 5 स्मॉल स्क्वायर से मिलकर बनता है तो 1 स्मॉल स्क्वायर में कितने टाइम बाद होगा। तो 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2। अगर एक जो बिग स्क्वायर है वो 0.2 में पास होता है तो 0.2 में अगर 5 स्मॉल हैं तो एक की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.04 सेकेंड। तो इसका यह मतलब हुआ 300 जो स्क्वायर हैं बिग स्क्वायर वो 1 मिनट में पास होते हैं। एक बिग स्क्वायर 0.2 सेकेंड में पास होता है। एक बिग स्क्वायर में जो एक स्मॉल स्क्वायर है वो 0.04 सेकंड में पास होता है। यहां तक अगर आपकी बात क्लियर है तो आगे आपको बात बहुत ही इजी लगेगी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ईसीजी पेपर है। ईसीजी पेपर में ये मैंने लार्ज बॉक्स शो किए हुए हैं और इसके अंदर ये स्मॉल बॉक्सेस हैं। आपको पता है कि 1 मिनट में जो लार्ज बॉक्सेस हैं वो 300 पास होते हैं, लेकिन एक बॉक्स की यहां से यहां तक बात की जाए तो इस बॉक्स ये 0.2 सेकंड में, और एक स्मॉल जो बॉक्स है वो 0.04 सेकंड में पास होता है। तो अगर हम पी वेव को देखें तो पी वेव जो है 2.5 स्मॉल स्क्वायर को ऑक्युपाई करती है। ये अगर पी वेव देखें तो पी वेव क्या करेगी, 2.5 वेव को ऑक्युपाई करती है। तो मुझे ये बताएं 2.5 को अगर ऑक्युपाई करेगी तो ये कितने टाइम में पी वेव बनेगी। तो डेफिनेटली 2.5 स्मॉल स्क्वायर, एक जो स्क्वायर है वो 0.04 सेकंड का है, तो ढाई कितने के होंगे, 0.04 प्लस 0.04 प्लस 0.02,
तो 0.1 सेकंड। तो इसका यह मतलब हुआ जो पी वेव बनती है वो 0.1 सेकंड में बनती है और 2.5 स्मॉल स्क्वायर को ऑक्युपाई करती है। क्लियर है? ये हम उसकी ईसीजी पढ़ रहे हैं जो नॉर्मल है, हेल्दी पर्सन है। तो अगर डॉक्टर ये देखता है कि पी वेव 2.5 को ऑक्युपाई किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसका जो आर्ट्रियम है वो ठीक और टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है? अब जी ये वाला जो सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है जो एवी नोड के अंदर डिपोलराइजेशन से बनता है, ये जो है 2.5 स्मॉल स्क्वायर को ऑक्युपाई करेगा। ये फॉर एग्जांपल 2.5 जो है स्मॉल स्क्वायर को ऑक्युपाई करेगा। तो जब ये भी 2.5 स्मॉल स्क्वायर को ऑक्युपाई करेगा तो ये भी कितना होगा? 0.1 सेकंड। डॉक्टर देखेगा कि अगर ये वाली जो लाइन है, ये जो एवी नोड वाली लाइन है, ये अगर 2.5 स्क्वायर को ऑक्युपाई की हुई है तो इसका मतलब है ये 0.1 सेकंड में एवी नोड के अंदर डिपोलराइजेशन हुई है। तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है। अगर ये लाइन 2 बॉक्सेस से ज्यादा हो जाए, 3 बॉक्सेस पे चली जाए, 4 पे या 1 बॉक्सेस पे आ जाए, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम है, एबनॉर्मल है, यानी एवी नोड के अंदर डिपोलराइजेशन में प्रॉब्लम है। इसके बाद वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, ये वाली जो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होगी, ये सेप्टल वाली, मेजर वाली और बेस वाली, ये जो टोटल टाइम लगाएगी ये 0.3 सेकंड का लगाएगी। और ये जो टी वेव बनती है, ये जो टी वेव बनती है अप्रोक्सीमेटली यहां तक ये 10 बॉक्सेस को कवर करती है। तो टी वेव 10 स्मॉल बॉक्सेस अगर कवर करती है तो एक बॉक्स स्मॉल बॉक्स 0.04 मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 सेकंड में। अगर इन तीनों को आप प्लस करें, 0.1 को, 0.1 को, 0.3 को एंड 0.4 को, तो आंसर आएगा 0.8 सेकंड। तो इसका मतलब है कि 1 कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। तो ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक एक कार्डियक साइकिल है। एक कार्डियक साइकिल में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो हमने देखी ग्राफ की मदद से कि ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करते हैं, जिसको हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का नाम दिया। अब जी मैं अगर ये कहता हूं कि जब ये वेव ऐसे टेढ़ी नहीं है, स्ट्रेट हो जाती है, ये लाइन आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बन जाती, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, ना ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कब होगी? जब करंट पास होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस पास होंगे। तो मुझे यह बताना है कि ये लाइन क्या शो करेगी? ये लाइन ये शो करेगी ना आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ना पी वेव बन रही है, ना वेंट्रिकल QRS वेव बन रही है, ना टी वेव बन रही है, ना ही डायस्टोल हो रहा है। तो इसका मतलब है हार्ट ने अपना फंक्शन छोड़ दिया है, हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर रहा। तो ये स्ट्रेट लाइन इस बात का सबूत है कि डेथ हो चुकी है, यानी कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तो तब होगी कि जब डीपोलराइजेशन होगी या रीपोलराइजेशन होगी। जब डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन ख़त्म हो जाती है तो वेव ख़त्म होकर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो किस चीज़ का सिंबल है? डेथ का सिंबल है। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपका इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।